गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल रविराज आपके अपने यूट्यूब चैनल्स महाविद्या में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। आज ये फर्स्ट डे है हमारा वीडियो का, और मैं आपको आज फर्स्ट डे में क्लास 10 का 11 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ पेपर है, तो कुछ मैथ से रिलेटेड उसका कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो प्रॉपर मेरे क्लास 10 के बच्चों के लिए है। आपका मैथ का पेपर 11 मार्च को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कम दिन है। आज 9 मार्च है, कल 10, फिर परसों मात्र एक दिन ही है। तो एक दिन में जितना क्विक रिवीजन हो सकता है वन शॉट वीडियो के थ्रू, वो हम इसमें अभी देखने वाले हैं। तो महाविद्या में हम लोग के बहुत सारे टीम है, तो धीरे धीरे सारे टीम के थ्रू, सारे टीचर्स के थ्रू यहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, फिर आपके कोर्स, आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो हम लोग डेली इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग वेट कीजिए और धीरे धीरे आपको ये वीडियो मिलते रहेगा। तो आते हैं अब सीधे टॉपिक पे। वन शॉट वीडियो हमारे क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिसका बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम 11 मार्च को होने वाला है। तो आपको सिलेबस तो मालूम ही होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोग का पढ़ना है, आप लोग को रियल नंबर। तो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि यार टोटल 14 चैप्टर्स है। सारे चैप्टर्स का आपका फार्मूला, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट जो है एक वन शॉट वीडियो में आपका 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें आपका एमसीक्यू से रिलेटेड कम से कम 20 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 एमसीक्यू, 2 एसेशन रीजन। तो आपका वो हम सोचेंगे कि 2 से 3 घंटा में लगभग सारे चैप्टर्स का उस पर जल्दी से आपका रिविजन करवा दें। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग उसको रिवीजन कर लो। तो रियल नंबर से आप लोग जब किए होंगे, तो रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स में इसका प्रूफ पूछा जाता है। इरेशनल नंबर्स का आपको याद होगा, इरेशनल नंबर का प्रूफ √2, √3, √5, ये एक टाइप हो गया, ETC कर देते हैं। अगर क्वेश्चन को ज़्यादा टफ करना रहा तो इरेशनल नंबर के साथ क्या कर दिया जाएगा, आपको रेशनल को जोड़ दिया जाएगा। जैसे 2 + √3, फिर आपको जोड़ देगा √3 + 5, इस तरह से जोड़ के आपको क्वेश्चन को टफ करना रहा। और अगर थोड़ा टफ करना रहा तो इसका टाइप 3 क्या हो गया, √2 + √3, इसको बोला जाएगा प्रूव करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अभी जाके ये प्रूव √2, √3, √5 को देख लीजिए। फिर दूसरा प्रूव √2 + √3, थर्ड प्रूव आपको √2 + √3। ये 3 टाइप्स का प्रूफ पूछा है, तो आप लोग देख लो। क्वेश्चन अगर इजी रहा तो ये पूछने वाला है, अगर थोड़ा सा मॉडरेट किया या हार्ड किया तो इस टाइप का पूछने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट HCF और LCM निकालना रहता है। तो मान के चलो कोई नंबर से मेरा A, ठीक है, इस A नंबर्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5 दे दिया। ठीक है, ये मेरा प्राइम फैक्टर दिया हुआ है का। फिर एक और नंबर से मेरा B, वो मान के चलो 2⁵3 इंटू 3⁵5 इंटू हटा देते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ मार्क। तो आपको बोला जाएगा कि इस दोनों नंबर्स का HCF निकालिए। सबसे पहले आपको फाइंड करने बोला जाएगा HCF निकालना, फिर सेकंड फाइंड करने बोला जाएगा LCM निकालने के लिए। तो आपको मालूम ही होगा HCF फाइंड जब भी करते हैं हम लोग, तो क्या बताए थे सबसे पहले कि अगर आपका जो भी है तो कॉमन बेस 2 और 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, देखिए आपको 2 और 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन बेस और क्या करेंगे, मिनिमम पावर। तो कॉमन बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें लिख देते हैं नोट्स में, कॉमन बेस, और सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर। तो दोनों का कॉमन बेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, HCF इसका कर लेना है यहाँ पे। कॉमन बेस 2, मिनिमम पावर कितना 5 और 3 मिनिमम पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। फिर कॉमन बेस 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इंटू 3 कर देंगे। मिनिमम पावर दोनों 6 और 5, मिनिमम पावर क्या दिख रहा है आपका 5 दिख रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 5। यानी इस दोनों का, यानी AB का HCF क्या हो गया मेरा 2⁵3 इंटू 3⁵5। तो HCF निकालने का याद रखिएगा, MCQ में पूछ सकता है कि आपका HCF निकालिएगा। कॉमन बेस तो आपका कॉमन होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए था। फिर अगर LCM निकालना रहा तो इसमें हो जाएगा कॉमन बेस और मैक्सिमम पावर। इसमें एक चीज और ऐड कर दो, रिमेनिंग फैक्टर्स, जो आपका रिमेनिंग हो गया उसको भी लिखना है। तब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो LCM क्या हो गया आपका 2, मैक्सिमम पावर 5 और 3 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2⁵5 इंटू यहाँ पे कॉमन बेस 3 इंटू 3, तो 3 लिख देंगे, और मैक्सिमम पावर कितना मेरा 6 है। रिमेनिंग फैक्टर जो बच गया है, 5 भी बच गया,
इंटू क्या कर दिए 5 कर दिए, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। तो यानी किसी भी 2 डिजिट का प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम लोग एचसीएफ एलसीएम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए फिर से बोल रहे हैं कॉमन बेस मिनिमम पावर, एलसीएम के लिए कॉमन बेस मैक्सिमम पावर और रिमेनिंग फैक्टर्स। अब एक एग्जांपल सॉल्व और आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान के चलो मेरा ये 5 नंबर, एक डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट मेरा 18 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं। तो एक डिजिट मेरा 15 है, सेकंड डिजिट मेरा 18 से बोलेंगे इसका एचसीएफ निकालो। ये मेरा मतलब क्या है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा क्या है सेकंड नंबर है। तो आपको इसमें रियल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। यानी मेरे पास 4 डाटा हो गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम, इस चारों के बीच का रिलेशन। तो क्या रिलेशन है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो यहां से अगर मुझे फर्स्ट नंबर्स निकालना रहा, फर्स्ट नंबर से अगर मुझे निकालना रहा फर्स्ट नंबर्स, तो ये इनटू सेकंड नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय सेकंड नंबर। अगर मुझे सेकंड नंबर्स निकालना रहा फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पूछ सकता है, सेकंड नंबर पूछ सकता है, थर्ड इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड बोलेगा एचसीएफ निकालो। तो अगर मुझे इसको सिंगल करना है तो इनटू जो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहले से यहाँ प्रेजेंट है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एलसीएम। लास्ट क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है आपसे, एलसीएम पूछ सकता है फाइंड करने के लिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। तो रियल नंबर्स का सेकंड टॉपिक ये है। और इसका रियल नंबर्स का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से क्या पूछेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा कि कोई आपका वॉच है या क्लॉक है, कब एक साथ सारे क्लॉक, मतलब कोई 5 मिनट बाद बज रहा है, कोई 10 मिनट बाद बज रहा है, कोई 15 मिनट बाद बज रहा है, तो फिर तीनों कब एक साथ रिंग होने वाला है। तो अगर एक साथ पूछने वाला है तो क्या करेंगे, तीनों का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को लेवल ज्यादा करा रहा तब पूछेगा, वो भी सिर्फ अपने एनसीईआरटी का थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है एनसीईआरटी का वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट रूट 2 रूट 3 यानी इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका सारे एचसीएफ फाइंड करना या एलसीएम फाइंड करना। थर्ड है आपका प्रूफ क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है अलजेब्रा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 10th में अलजेब्रा में मेरा सिलेबस आपको पता होगा, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स। तो आप आते हैं पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में मेरा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स 0, तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा रहता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हमेशा मेरा स्ट्रेट लाइन रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, वहां भी देखते हैं सारे का ग्राफ मेरा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन। इसका डिग्री कितना है, लीनियर है, लीनियर वर्ड मतलब क्या, डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो पहला टाइप्स हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड टाइप्स हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बोल रहे इसलिए इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, इक्वेशन रहेगा तो इक्वल का साइन कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितना होगा इसका, 2 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा रहता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ मेरा पैराबोला रहेगा। पैराबोला मतलब क्या, मान लो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल्स में वर्ड एमसीक्यू में कि पॉलिनोमियल्स में जो जीरोस निकालते हैं, डिग्री 2 है तो 0 भी 2 होगा, तो वो कौन से एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, जीरोज। तो जीरोज हमेशा मेरा y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करके, सॉरी x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। मेरा x है, x एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे। तो जीरोज ऑलवेज इंटरसेक्ट x एक्सिस, हमेशा x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ये
कि पाराबोला में जो जीरोज होता है वो पाराबोला नहीं स्ट्रेट लाइन में, ये मेरा है यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है कि कौन सा ये जीरोज हो गया, ये जीरोज हो गया एक्स एक्सिस पे, तो जीरोज हमेशा एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। अब पाराबोला जो बन रहा है ये थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी का, इसको कैटेगरी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर लेंगे, फिर देख लो एक तरह से क्या। ये मेरा है इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा या इस तरह से करेगा, तो ये अपवर्ड कब होगा, ओपन जो इसका अपवर्ड कब रहेगा, तो जो मेरा ये जो दिख रहा है यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, यानी ए मेरा अगर पॉजिटिव में रहा तो अपवर्ड ऊपर की रहेगा, ए अगर मेरा निगेटिव रहा तो ये मेरा किधर हो जाएगा पाराबोला का, ये साइड डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देख लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जब देखे आप लोग तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से आप ध्यान दो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जीरोज भी कितना होगा इसका, डिग्री 2, तो जीरोज भी 2, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, तो दो जीरोज है अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा और इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, तो इस दोनों के बीच का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। फर्स्ट लेसन पढ़ोगे आप लोग क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशन है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा डॉट बीटा यानी सी बाई ए। आज वन शॉट वीडियो में पूरा आपके चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में या कल शाम तक में आपका पूरा एमसीक्यू का डिटेल देख लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस हो सके उतना, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, शायद आपके परसों वाले एग्जाम में कुछ पूछ दे, मैच कर जाए। तो इसका जीरोस का रिलेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का क्या हो गया अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब अगर ध्यान दो, अगर मुझे अल्फा बीटा मुझे अगर मालूम है और हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, ठीक है, तो हमको फाइंड द पॉलिनोमियल्स इफ गिवन अल्फा एंड बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। मतलब क्या, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को रखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मेरा ये दो टॉपिक है, जीरोस के बीच का रिलेशन। सेकेंड मेरा क्या है, जीरोस अगर मुझे मालूम है तो हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर इफ टू जीरोज आर गिवन, दो जीरोज अगर मुझे मालूम है तो हम कितने पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। इस के के कारण, इस कांस्टेंट टर्म्स के कारण हम लोग इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। जो भी पॉलिनोमियल्स आएगा के का वैल्यू 1 रखेंगे, एक पॉलिनोमियल्स के का वैल्यू 2 रखेंगे, दूसरा पॉलिनोमियल्स के का वैल्यू 3 रखेंगे, तीसरा के का वैल्यू इनफिनाइट रख सकते हैं नंबर्स, तो नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मेरा इनफिनाइट होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको हम आते हैं पॉलिनोमियल्स का, ये है क्विक रिवीजन में। एक है पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक का भी, क्यूबिक देख सकते हैं लेकिन एवरेज स्टूडेंट मत देखो, क्यूबिक ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाम ही है लीनियर इक्वेशन, मतलब पावर हमेशा क्या रहेगा, डिग्री हमेशा क्या रहेगा, इसका डिग्री हमेशा 1 रहेगा, इक्वेशन इक्वल का साइन रहेगा, टू वेरिएबल्स यानी x रहेगा, एक क्या रहेगा, y रहेगा। इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट वन, दो वेरिएबल्स हमको दो लेना है, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो। सेकंड लेते हैं a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा सेकंड वेरिएबल है। अगर दोनों को हम x मान लेते हैं, दोनों को y मान लेते हैं, तो दोनों में सेम ही वेरिएबल्स हो जाता, दो वेरिएबल्स नहीं होता अलग अलग, दो अलग अलग इक्वेशन नहीं बनता। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। पहला वेरिएबल यहाँ x दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल यहाँ मेरा y दिख रहा है। दो इक्वेशन क्यों लिए, अब आते हैं ध्यान दो। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 5x प्लस 2, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा हो गया,
कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये इक्वेशन का कितना सॉल्यूशंस होगा। तो अगर एक इक्वेशन, ये मेरा कितना इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, x का वैल्यू अगर 1 रखें, y का वैल्यू 4 रखें, तब क्या आ गया 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखें, y का वैल्यू 3 रखें, तब भी 5 आएगा। x का वैल्यू क्या रखते हैं 5 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखें, तब भी 5 आ रहा है। x का वैल्यू 6 रखें, y का वैल्यू -1 रखें, तब भी 5 आ रहा है। इस तरह से हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन रहा तो कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो इक्वेशन रहा, एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे, तब कितना सॉल्यूशन, तब 3 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। फिर से बोल रहे हैं, अगर इक्वेशन 1 रहा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 रहा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 रहा, इक्वेशन 2 इक्वेशन, तब 3 सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, क्या थर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यानी x और y का कॉमन वैल्यू होगा, जिसमें पुट करेंगे हम लोग तो आराम से मेरा निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको x1 इसको हटा देते, ठीक है, x ही रह देते हैं इसको हटा दो। अगर मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से पहला क्या हो गया, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स रहा और दो इक्वेशन रहा, तो पहला सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। फिर दूसरा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन होगा इसका नो सॉल्यूशन। अब ये फाइंड कैसे करेंगे कि कौन से दो इक्वेशन का मेरा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन दो इक्वेशन मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कौन दो इक्वेशन मेरा नो सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस किए, पहला इक्वेशन जो मेरा था a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी अलग अलग इक्वेशन 1 का ये कोफिशिएंट हो गया। इक्वेशन 2 का मेरा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, ये मेरा अलग अलग दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो अगर 1 पहला इक्वेशन क्या था मेरा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। इफ a1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है a2, यहाँ पे क्या दिख रहा है b1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है b2, दोनों का वैल्यू अगर नॉट इक्वल रहा, मतलब a1 का रेशियो, a2 का रेशियो, b1 का बाय b2 का रेशियो अगर आपस में नॉट इक्वल रहा, तो ये मेरा वो इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या था इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। तो इसमें फिर रेशियो के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 रहा, तो वो इक्वेशन का मेरा कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब x y का ढेर सारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये अगर रहा रेशियो तो मेरा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन का रेशियो ये हुआ, इनफाइनाइट का ये हो गया, नो सॉल्यूशन का ये हो गया। अब इसमें ग्राफ स्टार्टिंग में बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल से ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये मेरा लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है, तो कितना ग्राफ होगा, दो स्ट्रेट है, मतलब ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मान के चलो इक्वेशन 1 का ही ग्राफ हो गया। ठीक है, और इक्वेशन 2 का ग्राफ कुछ और बना लेते हैं, ये मेरा इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का, ये रेड वाला इक्वेशन 2 का, दोनों आपके आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये जो वैल्यू यहाँ आएगा, यही मेरा किसका ग्राफ होगा, यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो बनेगा वो मेरा इंटरसेक्ट करेगा दूसरे को। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा मेरा, ये मान लो जो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो आप क्या करो यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड जो बनेगा इस पे क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, एक सॉल्यूशन था, यहाँ पे देखो सब जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, सब जगह कट रहा है, ओवरलैप कर गया। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड आते हैं नो सॉल्यूशन पे, नो सॉल्यूशन ग्राफ क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
आपस में कहीं कट ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा नो सॉल्यूशन। अब इसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने का दो मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, इसका जो कोफिशिएंट था, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ले रहे हैं इसको सेम करते थे, आगे को फर्स्ट को क्या करते थे, एलिमिनेट करके हटा देते थे, तो फिर सेकंड वाई जो बचता था उससे निकल जाता था। तो आप देख लेना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर क्वेश्चन से बोल दे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो आपको सिंगल वैल्यू एक्स वैल्यू निकाल के उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना होगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का मेरा क्विक रिवीजन हुआ। अलजेब्रा का पहला पार्ट पॉलिनोमियल्स, दूसरा पार्ट मेरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तीसरा हम देख रहे हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इक्वेशन है तो इक्वल का साइन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन जनरल फॉर्म हो गया 0। इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने के दो मेथड, पहला क्या था स्प्लिटिंग मेथड, यानी b वाले को दो भाग में स्प्लिट करते थे। दूसरा मेथड था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य रूल भी बोलते हैं, ठीक है। श्रीधर आचार्य रूल भी बोलेंगे। तो श्रीधर आचार्य रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे। तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कांस्टेंट टर्म्स। जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका नेचर पता लगा सकते हैं। किसका? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तीन नेचर्स, ठीक है। फर्स्ट नेचर्स मेरा क्या हो जाएगा कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा, यानी d का वैल्यू पॉजिटिव्स में रहा, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा d इक्वल टू 0 आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा d का वैल्यू लेस देन 0, यानी d का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में रहा यानी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 रहा तो यानी मेरा d का वैल्यू 0 आ गया, निगेटिव रहा तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब d ग्रेटर देन 0 पे रहा, तब देखो एक क्वाड्रेटिक है जिसका जीरोस कितना, दो जीरोस था, जिसको हम लोग यहाँ पे रूट बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बीटा। यानी यहाँ पे जो हम लोग अल्फा और बीटा निकालेंगे दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगा, दो अलग अलग रहेगा और दोनों रियल रहेगा, यानी रियल रूट्स टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी दो अलग अलग रहेगा, दो अलग अलग वैल्यू, ठीक है, और दोनों रियल रहेगा। रियल नंबर्स पता ही होगा, इमेजिनरी नंबर्स पता हो। रियल नंबर्स फिर दो टाइप्स का होता है मेरा, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। जब d का वैल्यू 0 रहेगा, d का वैल्यू 0 आ जाएगा मेरा, तो जो अल्फा है और जो बीटा है दोनों आपस में क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। d अगर लेस देन रहा तो नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट, जो रूट रहेगा वो मेरा रूट में नहीं रहेगा, क्योंकि d रूट में आ जाता है, माइनस इसके नीचे आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये d रूट में कैसे आया, तो जब श्रीधर आचार्य रूल को हम लोग यूज करते हैं तो अल्फा वैल्यू जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। d तो मालूम है, d मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ जब माइनस में आ जाएगा तो रूट में टूटेगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव हम लोग पढ़े नहीं है 10 तक, 11 12 में पढ़ना है, फिर देखेंगे उस टाइम। तो इसलिए उसमें d का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा तो नो रियल रूट्स। दूसरा इसमें श्रीधर आचार्य में बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो हम लोग अलजेब्रा पोर्शन का पॉलिनोमियल्स को रिवीजन कर लिए, क्विक रिवीजन, हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को रिवीजन कर लिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवीजन कर लिए। लास्ट अलजेब्रा टॉपिक का मेरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपी का क्वेश्चन आपका केस स्टडी में पूछ सकता है। तो एपी का क्वेश्चन जानने से पहले क्या है, एपी क्या है, एपी सीरीज है, ठीक है, सीरीज भी नहीं बोल सकते, एपी सीक्वेंस है। सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, हम अपने ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं। टाइम के अभाव का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बस इतना जान लो कि एपी मेरा एक सीक्वेंस है, यानी एक सिस्टमेटिक रूल से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब सिस्टमेटिक रूल से जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे डी जो होगा, मतलब दो जो डिफरेंस होगा वो आपस में सबका कॉमन होगा। जैसे मान कर 2
4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे बढ़ रहा है एक सीरीज। इस दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा क्या है 2 है, इसका डिफरेंस क्या है 2, 2, 2। ये मेरा सब क्या कर रहा है सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है मेरा सारा क्या है कॉमन है। और इस कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग यहाँ पे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं क्या फर्स्ट टर्म्स, इसको हम लोग ए बोलते हैं, एज्यूम करते हैं। फर्स्ट टर्म का एज्यूम करेंगे ए। कॉमन डिफरेंस यानी एपी में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है मेरा, एक फर्स्ट टर्म्स होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। फिर सेकंड मेरा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो डी निकालते हैं, यानी यहाँ पे डी मेरा क्या दिख रहा है 2, 2 दिख रहा है। तो डी यानी डिफरेंस निकालने के लिए क्या कहते हैं सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस किए थे, यानी सेकंड टर्म्स मेरा a2 है, इसको हम लोग a1 भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिए तो मेरा क्या आया डी आया। या थर्ड टर्म्स को हम सेकंड टर्म से माइनस करेंगे तो क्या करेंगे तब भी डी आएगा। यानी किसी भी टर्म्स को उसके पिछले वाले यानी प्रीसाइडिंग टर्म से माइनस करेंगे तो मेरा डी निकल जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चले गए, मान लो a1 फर्स्ट टर्म से a2 हो गया, a3 हो गया, आगे बढ़ते जाओ ये n टर्म तक जाएगा, इसको हम लास्ट वर्ड में बोलते हैं an टर्म्स, ठीक है। किसी किसी बुक में t1, t2, 3 भी लिया हुआ है, आप अपना अपना सुविधा अनुसार मानो a1, a2, a3 या t1, t2 या tn। तो लास्ट टर्म्स मेरा क्या हो गया an हो गया। अब ध्यान दो, यहां पे आप ध्यान दीजिए कि मेरा a1, a2, a3, a4 इस तरह से लास्ट टर्म्स मेरा क्या हो गया an हो गया। अब यह ध्यान देने वाला क्या बात है कि a4 के ठीक पहले क्या दिख रहा है एक टर्म माइनस a3 से एक पहले नीचे क्या दिख रहा है पीछे वाला टर्म्स एक टर्म्स माइनस यानी सेकंड टर्म्स, इसके पहले पीछे एक टर्म्स माइनस, तो ठीक इसके पीछे का क्या होगा एक टर्म्स माइनस यानी an-1। तो d निकालने का पहला फॉर्मूला an में an-1 को क्या कर दो डिफरेंस कर दो, ये मेरा d निकल जाएगा। अब ये जो an क्या व्हाट इज an, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d, ये यानी an मतलब क्या लास्ट टर्म्स, यानी किसी भी डिजिट का अगर हमको कोई टर्म्स बोला गया निकालने के लिए, इस मान को हम बोलेंगे a15 निकालो यानी 15 टर्म्स निकालो, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म्स को प्लस कर देंगे, 15 में से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 14 और d मेरा ये, यानी फर्स्ट टर्म्स को d को 14 से इंटू कर देंगे, वैल्यू आएगा सॉल्व करके मेरा क्या होगा उस टर्म्स का 15वां टर्म्स आएगा, 15वां टर्म्स निकलेगा, ठीक है। तो d मालूम चल गया, इसमें निकालने का फॉर्मूला an मालूम चल गया, a प्लस से n-1 इंटू डी। फिर इसमें हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले लास्ट टर्म्स, यानी an करेंगे यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से बोलेगा निकालने के लिए, यानी 15वां टर्म निकालिए लेकिन पीछे से निकालिए, फ्रॉम द लास्ट से निकालिए। इसका फॉर्मूला हो जाता है l माइनस, यानी l मतलब क्या l को हम डिनोट कर सकते हैं an से भी, यानी लास्ट टर्म्स माइनस n-1 इंटू डी। ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी भी एपी का हमको बोला जाएगा लास्ट टर्म्स निकालने के लिए फ्रॉम द एंड से, मतलब कोई टर्म्स बोला जाए निकालने फ्रॉम द एंड से, तो l माइनस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, इसमें फिर क्या करते हैं सारे टर्म्स को हम लोग सम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म्स प्लस an, ठीक है। अब जस्ट देखो यहाँ an का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, क्या निकाले a प्लस n-1 इंटू डी, तो वहाँ n का वैल्यू या an का वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे पुट करेंगे n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ a और a 2 हो गया, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसमें एक चीज और निकलता है, Sn अगर हमको निकालना रहा, सॉरी an निकालना रहा, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे Sn में माइनस करेंगे, ठीक है, उसके पीछे वाला टर्म यानी Sn-1 से। ये अभी हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, सारे फार्मूला को कोशिश करेंगे कि आपका MCQ के माध्यम से इसको फिर से बना के अप्लाई करके देखिए कि कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आज हम लोग रियल नंबर्स का क्विक रिवीजन किए, फार्मूला सारे फार्मूला क्या क्या पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा अलजेब्रा पोर्शन का पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का किए हैं।
लगभग मेरा 4 टॉपिक इधर 5 टॉपिक उधर, तो हम लोग 5 टॉपिक आसपास कर चुके हैं। टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 जल्द ही करेंगे। तो आज इतना हो गया। टाइम 1 दिन बचा हुआ है, बैठ के बस क्या करना है, सारे फार्मूला को रिवीजन कीजिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम का फार्मूला को, एरिया रिलेटेड टू सर्कस के फार्मूला को, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर से, इजी चैप्टर से उसको, स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के सारे फार्मूला को क्विक रिवीजन कीजिए। अब बस 1 दिन मेरा क्या है, फार्मूला रिवीजन करने का टाइम है। तो हम अपने सारे बच्चों को 11 मार्च के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से बिना बेहिचक बिना डरे हुए एकदम मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं कि वहाँ आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये तो आज फर्स्ट वीडियो था। धीरे धीरे इसमें हम लोग अपने सारे टीम के साथ अच्छे से आपके सामने आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। पूरा एक हम लोग सोच रहे हैं करेंट अफेयर जूनियर सेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे जूनियर्स करेंट अफेयर्स अवेयर नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। तो एक सीरीज चालू करें कि करेंट अफेयर्स का लेके, वो भी अब धीरे धीरे लाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।